वेलकम बैक नाजरीन जी। काशिफ अनवर साहब, सबसे पहली बात तो ये है जी कि मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप जो नॉन फाइलर्स हैं आप उनको निचोड़ें। देखें, उन्हें निचोड़ना नहीं है, उन्हें हमने समझाना है कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उनको मिसाल नहीं बनाएंगे जो टैक्स नेट के अंदर है। आपको जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को इज्जत नहीं देंगे तब तक नॉन किस टैक्स तरह इज्जत पेयर दी नहीं जाए? आएगा। उनको टैक्स रेट कम किए जाएं या उनको पूछा ना जाए, उनका ऑडिट ना किया जाए, या उनसे जो रिटर्न उनकी आएगी उसको काबिल कबूल किया जाए, या उनके टैक्स जो नॉन फाइलर के रेट इतने बढ़ जाएं जो वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएं एंट्री लेने पर, रिटर्न फाइल करने पर। सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम मुश्किलात उसके लिए हैं जो टैक्स नेट के अंदर है। उस शख्स के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। जैसा कि रिटर्न आपने फाइल करनी है, अब चूंकि आपकी रिटर्न ऑनलाइन हो गई है, मैं बड़े दावे से तो नहीं कहता लेकिन शायद मैं बात ठीक कर रहा हूँ कि जो एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो भी ऑनलाइन नई रिटर्न, ऑनलाइन इनकम टैक्स की नहीं फाइल कर सकता या उसमें गलती करेगा। जी जी। आप कैसे एक लेमैन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आकर अपनी रिटर्न को फाइल करे? सबसे पहले तो हमें इन प्रोसीजर्स को चेंज करना होगा। दूसरी बात, टैक्स नेट के अंदर आने का फ़ायदा क्या है, जी जी। हमें ये बताना होगा आवाम को। देखें, विद होल्डिंग टैक्स ये फ़ायदा नहीं है, ये पेनल्टी है। जी जी। ये उसको अपनी कॉस्ट कंसिडर करते हैं कि जो नॉन फाइलर है वो गाड़ी खरीदेगा या वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसके ऊपर फालतू टैक्स लग जाएगा। दिस इज़ द कॉस्ट। हमें ये बताना होगा कि हम आपको प्रिविलेज कहाँ पर दे रहे हैं। आपको रेट बिजली का कम लग रहा है, आपको गैस का कम लग रहा है, आप अगर दफ्तर में गए हैं, आपने कोई अपना काम करवाना है तो आपको वहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। क्या टैक्स फाइलर को या नॉन टैक्स फाइलर को किसी डिपार्टमेंट में भी डिस्टिंग्विश किया जाता है? आपको एयरपोर्ट पे आप चले जाते हैं, चाहे वो फाइलर है चाहे वो नॉन फाइलर है, वो लगा तो एक ही लाइन के अंदर है। क्या उस क्यू में कोई वहाँ फ़र्क दिया जाता है आपको? क्या जो फाइलर है, नॉन फाइलर है, उसको अस्पताल में जाकर उसको कोई बेहतर बेनिफिट मिलता है? आपने जितने डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना है वहाँ आपने एक ही लाइन में खड़े होना है। तो फिर मुझे ये बताएं कि कोई क्यों अपने एसेट्स को शो करेगा? दूसरा, जो आपके टैक्स नेट के बाहर है उस तक तो असेस ही कोई नहीं है, उसको तो पूछना ही किसी ने नहीं है। आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन आपकी टर्नओवर के साथ कब मिलेगी? जब आप अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। जब आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे तो आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ वो क्या करेंगे? और दूसरा, जब एमनेस्टीज आई थी तो आपने ये कहा था कि जो एमनेस्टीज को अवेल नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। जी जी। पिछले 5 सालों में 3 से 4 एमनेस्टीज आई हैं। मुझे ये बताएं कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने टैक्स नेट में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, आपने क्या एक्शन लिया है? आपने किन लोगों को, कौन से लोगों को आप टैक्स बेस के अंदर लाए हैं? अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपका कानून ये कहता है कि आपने रिटर्न फाइल करनी है अगर आप 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी खरीदते हैं। आपने रिटर्न फाइल करनी है अगर आपका कमर्शियल मीटर है। क्या कमर्शियल मीटर किसी को अलाउ नहीं हो रहे? जो अपना टैक्स एनटीएन नहीं देता, अब उनको भी अलाउ हो रहे हैं, गाड़ियाँ वो भी खरीद रहे हैं। भाई ये तो जो गाड़ियाँ बेच रहे हैं उनसे सरकार पूछे ना, सरकार अपने डिपार्टमेंट से पूछे ना कि भैया आप कमर्शियल मीटर गैस का, बिजली का कैसे अलाउ कर रहे हैं? जिनके 8 लाख से ज़्यादा के बिल हैं, क्यों उनके बिल बंद नहीं कर दिए जाते? क्यों उनको नहीं कहा जाता कि क्या आपने अपनी रिटर्न फाइल की है? 28 लाख से ज़्यादा कमर्शियल मीटर हैं तो आपकी रिटर्न कितनी फाइल होती है? 14 लाख के करीब। भाई और उसमें भी सैलरीड कितने हैं? फिर अब आपने अपनी रिटर्न्स के साथ, चूंकि आपने इसकी बात की, आपने 12 लाख तक का जनाब दे दिया, तकरीबन एग्जेम्पशन है ना, 3000 रुपया है 12 लाख की सैलरी के ऊपर। भाई आपने वहां से भी लोगों को निकाल दिया। तो अब जब आपने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, आपने बिजली को बढ़ा दिया, आपने अपने पेट्रोल को बढ़ा दिया, आपने हर चीज को बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली उससे महंगाई आएगी, उससे लोगों पे फर्क पड़ेगा। अब लोग तो ये कहते हैं भाई हम तो टैक्स दे रहे हैं और हमें मिलता क्या है? क्या हमें साफ पानी मिलता है? क्या हमें एजुकेशन मिलती है? क्या हमें सहूलियात मिलती हैं? क्या हमें बिजली मिलती है? जब आप देते नहीं हैं तो फिर अवाम वहां पर यह सवाल करती है कि हमें ऑन रिस्पॉन्स में मिलता क्या है? यहाँ सब देखिए, ठीक है, मान लिया आपकी बात दुरुस्त है, मान लिया मौजूदा टैक्स पेयर को सहूलत नहीं मिलती, लेकिन वो कौन सी मुश्किलात हैं जो टैक्स वो रिटर्न अपने फाइल नहीं करता, टैक्स नेट में नहीं आता, उनकी कौन सी ऐसी मुश्किलात उनके सामने खड़ी की जाए, उनको खौफ क्रिएट किया जाए आप नहीं आएंगे तो अब बचत नहीं है? देखें, जब तक गवर्नमेंट उनके रेट बढ़ा दिए जाए ना, देखें, रेट बढ़ाने से आप भगा देंगे। जी। आप रेट बढ़ाने से आप उनको भगा देंगे। आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि जो टैक्स दे रहा है उसको ये फायदे हैं, हम देंगे।
आपको वहां पर डिफरेंशिएट करना होगा। आप अगर ट्रेवलिंग करते हैं, टिकट लेते हैं, जो टैक्स पेयर है उसे बेनिफिट कम होगा। जैसा कि अब आपने ये कहा कि अगर नॉन फाइलर अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन करेगा तो वो 0.6% उसे विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। जी। अगर फाइलर पे करेगा तो उसको 0% होगा, चाहे वो चेक हो चाहे उसका वो कैश हो। इस तरह के डिफरेंशिएशंस देने होंगे। आपको ये करना होगा कि जनाब जो प्रॉपर्टी खरीदेगा, जो फाइलर होगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, जो नॉन फाइलर होगा हम उसका टैक्स पहले से बढ़ा रहे हैं। जी। अगर यहां पर क्या है, जो फाइलर है उसका टैक्स 2 है, जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स 4 है। आप ये कहें कि नॉन फाइलर का 4 होगा, फाइलर का 0 होगा। भाई डिफरेंशिएट किया है ना आपने। जो गाड़ी खरीदेगा उसका जो नॉन फाइलर का होगा, अगर उसका ₹1,00,000 है, फाइलर का कोई नहीं होगा। जब तक आप इतने बड़े मार्जिन से डिफरेंशिएट नहीं करवाएंगे फाइलर और नॉन फाइलर को, तब तक आपका नहीं बढ़ेगा। क्योंकि फाइलर क्या कहता है, टैक्स तो मुझ पे भी लग रहा है, नॉन फाइलर कहता है उस पे थोड़ा लग रहा है। एक ताजर तो खुश हो रहा था रिटर्न देके परेशान हो रहा होता है, एक जो नहीं देता वो खुश हो रहा था। जनाब तो नेट कि भाई आप कर भी रहे हो, आप ऑडिट्स, पेनल्टीज, बैंक अटैचमेंट, स्टेटमेंट्स, इंक्वायरीज, सब तमाम चीजें उस शख्स के लिए है ना जो रिटर्न फाइल करता है, जिसको इंटरनली वो ऑडिट अपना कर रहे होते हैं, जिसको वो ट्रेस कर रहे होते हैं। जो ट्रेस ही नहीं हो रहा तो उसको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। चौ साहब, जिस तरह काशिफ अनवर साहब ने बड़ी तफसील से वो बताया हमें फाइलर नॉन फाइलर ऑर्डिनेंस 1979 उसके तहत हमारे 26 लाख गोशवारे जा चुके थे, तादाद उनकी हो चुकी थी। लेकिन आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को लेके अब तक चल रहे हैं, उसमें हमारे गोशवारा की तादाद 14-15 लाख है। वो भी उनको भी कभी नहीं पूछा गया। जो हमारे कमर्शियल मीटर है वो 45 लाख से ज़्यादा वो एनटीएन होल्डर हैं और 28 लाख से ज़्यादा कमर्शियल मीटर हैं, उनको हम नेट में नहीं ला सके। आपकी नज़र में इस बजट को किस तरह बेहतर बना सकती है हुकूमत, और उन लोगों को किस तरह नेट में ला सकती है? इसको नेट में लाने के लिए जो काशिफ साहब ने फरमाया है वो बिल्कुल ठीक किया है कि हमें बताना होगा कि जो टैक्स दे रहा है, जो रिटर्न फाइल कर रहा है, उसको ये बेनिफिट्स हैं, उसको ये प्रिविलेजेस हैं, उसका बैंक पे कोई टैक्स नहीं है, उसका प्रॉपर्टी परचेज पे कोई टैक्स नहीं है, उसका व्हीकल परचेज पे कोई टैक्स नहीं है। तो वो कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो टैक्स पेयर है। डिपार्टमेंट खुद टैक्स पेयर की जब तक रिस्पेक्ट नहीं शुरू करेगा। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, उसमें जो वो ऑर्डिनेंस 1979 वो अच्छा था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अच्छा है, उसमें लोग एतमाद में थे, इसमें एतमाद में नहीं है। उसमें ये था कि जब 1979 का था उसमें हमारा थ्रेशोल्ड जो था वो ₹1,00,000 तक था। जी। उस वक्त ₹1,00,000 वाला भी टैक्स देता था। ये ऐसा बढ़ते 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 4 लाख तक हो गया। अब वो जो इन बिटवीन लोग आए उन्होंने अपनी रिटर्न्स देनी बंद कर दी। फिर महकमा जो है वो गफलत का शिकार हो गया। वो सिर्फ अपनी मफादात की खातिर काम करता है, उसको कौम के मफाद की जरूरत नहीं है। वो जैसे अभी कि 10,000 वो टैक्स देता है लेगा, वो 25-30 हज़ार रुपये का जुर्माना उसको ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा है। इसका उसको क्या जरूरत है कि वो नया टैक्स ढूंढे? मसला तो ये है कि उसको चाहिए कि वो लोग जितने भी नए लोग, उसके बिजली के बिल से उसको पता लग जाता है, उसके गैस से बिल से उसको पता लग जाता है, उसके स्कूल एजुकेशन से बच्चों की फीस से पता लग जाता है कि ये आदमी जो है इसकी इनकम टैक्सेबल है और इसकी इनकम टैक्सेबल नहीं। हमें नए लोग ढूंढने चाहिए, और जब ये नए लोग ढूंढेंगे ये 28 लाख क्या, ये 40 लाख के करीब हो जाएंगे। क्यों? 28 लाख आपने कहा कमर्शियल मीटर है। जी। जो ये नेशनल सेविंग्स हैं जी, उसका तकरीबन 50 लाख आदमी उसमें है। जी। हाँ, उसके बाद बहुत सारी जगह हैं। आप देखें हमारे पास ये जो टेलीफोन के कनेक्शंस हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसी नहीं है। जब आपने उनका टैक्स काट लिया तो नहीं कट रहा, लेकिन जब कट रहा था, जब आप उनसे इनकम टैक्स काट रहे हैं, दैट मीन ही बिकम एसएससी। जी। आपका ये कहना कि हमारे एसएससी 14 लाख गलत है, आपका एसएससी तो 1 करोड़ से ऊपर है। चौ साहब, आपकी नज़र में वैसे जिस तरह एग्जाम्पशन जिन लोगों को मिली हुई हैं, तालीमी इदारे हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो लाखों की तादाद में फीस लेते हैं अपनी, लेकिन वो उनको एग्जाम्पशंस हैं, उनका हुकूमत को नुकसान नहीं है? नहीं, एग्जाम्पशंस नहीं है उनको। वो चूंकि सर्विसेज पे टैक्स ज़्यादा है, जी, उसकी वजह से वो अपनी सेल्स कम शो करते हैं। एग्जाम्पशन किसी को नहीं है, एग्जाम्पशन सिर्फ उनको एनजीओ को है। जी। उनको भी क्या एग्जाम्पशन है कि वो एनजीओ को जो टैक्स देगा आदमी, जो डोनेशन करेगा, वो टैक्सेबल नहीं है। अदरवाइज टैक्स नेट में तो वो भी है। आप विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे तो वो भी करते हैं ना, वो भी टैक्स नेट में है। बहुत कम एग्जाम्पशन रह गई हैं, एग्जाम्पशन तकरीबन ख़त्म कर दी हैं।
लेकिन महकमा फेल हो गया लोगों से टैक्स रिटर्न्स लेने में, आर्मी को एग्जाम्पशन महकमा फेल हो गया लोगों को इत्मीनान देने में। महकमा तो चौधरी साहब, जिस तरह आपने हमारा एक बूम था प्रॉपर्टी के हवाले से, उसमें टैक्स भी हुकूमत को काफ़ी आता था। अब उसको उठाने के लिए और बैंक सेक्टर को उठाने के लिए हुकूमत को वो जो साहब का रेट्स थे उन पे आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से उनकी डिडक्शन बैंक्स पे नहीं होनी चाहिए। जी जी, हर इनके पास अप्रोच है, उसका जो भी जिसका बैंक अकाउंट है उसका ये ले लेते हैं, वहां से उसकी ये टर्नओवर ले लें पहले। और प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि 8% या 9% के करीब टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी पे, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैपिटल वैल्यू टैक्स की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो साहब, आपके ज़माने में ग्रीन कार्ड भी टैक्स के हवाले जो टैक्स पेयर को मिलता था पहले, कोई सुना है? मैंने सुना है कि उसी को ग्रीन कार्ड पहले ग्रीन कार्ड नहीं मिलता था, उसको टैक्स कार्ड देते थे। ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था कि टैक्स कार्ड लोगों को मिलता था और उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं था। वो तो जब बेनिफिट होगा जिससे वो लाइन में ना लगे, वो जाके कहीं पेश करे, कोई टिकट लेनी है उस पर, उसको ऐसा कार्ड हुकूमत को ये जारी करना चाहिए कि जिससे लोगों को उनका अपने बच्चों के सामने टैक्स पेयर का एक तो मोराल बुलंद हो, एक बच्चों के सामने उसकी इज्जत बहाल हो, उसको जो टैक्स उसको मिले तो वो खुश हो बच्चों के सामने। मैं टैक्स मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इससे एग्री नहीं करता कि बच्चे टैक्स कार्ड से खुश होंगे। बेसिकली बच्चे तो उससे खुश होंगे जब उसके वालिद की इज्जत होगी माशरे में, उसको एक अच्छा शहरी समझा जाएगा। वो एक आम शहरी की बजाय जो टैक्स नहीं देता, उसके साथ वो टैक्स दे रहा है, खड़ा होगा तो लाइन से बाहर उसकी लाइन होगी, उसका काम जल्दी होगा, फिर तो फायदा है। अगर उसने टैक्स लेके जेबी में रखना है वो कार्ड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले उसका इस्तेमाल करें। चौधरी साहब ने तो काफ़ी तफसील से कुछ चीज़ें बता दी हैं। एक मिनट है सर, कुछ बेहतरीन। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, हमें इस बात को डिफ्रेंशिएट करना होगा कि हमें टैक्स बेस बढ़ाना है या रेवेन्यू बढ़ाना है। हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, फलाह के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। और चूंकि अब बजट आ रहा है, ये तो हुकूमत को बादशाही से काम ले रही है आप नहीं जी नहीं। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये ज़रूर गवर्नमेंट को पैगाम होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाएं। देखें, ये कह देना कि हमने 1 करोड़ घर बनाने हैं, 50 लाख नौकरियां देनी है, ऐसे नहीं होगा। आपको अपनी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा। हम ये जो नारा लगा रहे हैं कि जनाब हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, हमें ये नारा लगाना चाहिए कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, अपनी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करके उसको सपोर्ट देकर। सिर्फ हमें एक सेक्टर को सपोर्ट नहीं देना कि हम एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट दे दें और हम बाकी तमाम सेक्टर्स को छोड़ जाएं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाएं। आपकी एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब आप चलाते हैं तो आपकी 150 इंडस्ट्री चलती है, रोजगार मिलेगा। आप अपना बिजली दें, सर्विसेज दें, आप प्रोवाइड करें। तमाम पाकिस्तानी जनाब बहुत नेशनलिस्ट कौम है, हमारे साथ हैं, टैक्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप दें तो सही कुछ, आवाम को तो दें कुछ। जी आमिर कदीरी साहब, आपकी क्या तजवीज़ है आखिर में? मेरी तजवीज़ है जी कि इस साल जो है ना 2 बजट बनाए जाएं, एक 2020-21 के लिए और एक 2021-22 के लिए। जी जी, 2 साल पहले उनको। जी जी, हाँ जी। और जो अगले साल इन्होंने बजट लाना है उसके ऊपर अभी से वर्किंग ये करना शुरू कर दें। पहली तजवीज़ तो ये है। ठीक है। दूसरी तजवीज़ ये है कि ये इस मर्तबा अगर ये नेटवर्क में लोगों को लाना चाहते हैं जी जी, तो उसका एक ही हल है कि ये टैक्स रेट कम कर दें, इंतहाई कम कर दें, 4-5% के ऊपर ले आए, 1 रेट रख दें। उसके बाद आप देखिएगा कि लोग किस तरह जो है ना अपने आप, जब वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें, उसके बाद चाहे जो मर्जी सलूक करें जो आज करते हैं। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार कुतुब साहब की तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को उन्होंने चलाया था। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने तजावीज़ भी सुनी बजट के हवाले से। नाज़रीन, आपके बजट के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी तजवीज़ देना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।